हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी चल रही होगी। राइट, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे। कैसी चल रही है आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन? देना तो है ना एग्जाम, तो पढ़ना तो पड़ेगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन। मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स कराऊंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको ना फिजिक्स में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सीयूईटी एग्जाम में, है ना, हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो फटाफट से 2x पे ये वाली वीडियो देख लेना। एंड मैंने ये सोचा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, आपके सीयूईटी एग्जाम में तो एमसीक्यूज ही आएंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, पूरे के पूरे यूट्यूब पे सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आप कभी भी यहाँ से देख के कर सकते हो। जरूरी है कि हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें एंड उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो अभी क्या करने वाली हूँ मैं, चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सीयूईटी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्म में, मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको क्या काम करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग का पेज किस लिए रखना है, आपको फॉर्मूलाज के लिए रखना है। साथ साथ अपनी फॉर्मूला शीट बना लो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, बट यस, आपको प्रैक्टिस तो करनी है ना। तो जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी पहले उसको पॉज करो और उसे खुद से ट्राई करके देखो। देखो, आपने बोर्ड के लिए बहुत दिन रात मेहनत करी है, फिजिक्स पढ़ी है आप लोगों ने, तो ये जर्नी बहुत इजी होने वाली है। बस आपको रिवाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को, और जो पैटर्न आते हैं उनको थोड़ा अलाइन करना है। तो बस बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं सीयूईटी में आपके। चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि एनसीईआरटी भी कवर करेंगे हम। ठीक है, एंड प्रिपरेशन तो करेंगे। तो पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू करा दूंगी, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। मतलब सारे चैप्टर्स मिक्स होके कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो कराने वाली हूँ। गेट रेडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट। हमारी क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 रिपेल ईच अदर इफ। हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, चार्ज क्या होता है, व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज? एलिमेंट्री पार्टिकल की। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब जो इनबिल्ट होती है। ठीक है, तो चार्ज एक इंट्रिंसिक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है, किसका? एलिमेंट्री पार्टिकल का। बहुत छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं उनके। ठीक है, तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये आपने पढ़ा होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है E, विच इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स, और इसको C लिखते हैं। डन। तो ये हमारी कुछ चार्ज की इंफॉर्मेशन है। अब चार्जेस की और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दो की। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया, जिन पे सेम साइन है ना। और अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया, जिन पे ऑपोजिट साइन है। मतलब लाइक में क्या कौन कौन से आएंगे, अगर दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, ठीक है, या फिर दोनों पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव साइन। और अनलाइक में क्या आएंगे, एक पे अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब है लाइक चार्जेस का और ये है अनलाइक चार्जेस का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 रिपेल ईच अदर। अब दोनों चार्जेस आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो मतलब उनका जो साइन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। यही कंडीशन होती है रिपेल की, कि दोनों पे साइन क्या होगा, सेम होगा। इनमें क्या होगा, जो इनका साइन है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो या तो दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, या फिर दोनों पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव साइन। अब उन्होंने क्या बोला है,
कि दोनों का प्रोडक्ट लिया है हर केस में, 3 ऑप्शंस है, एक नन ऑफ दीज है, तो हर ऑप्शन में क्या लिया है, दोनों का प्रोडक्ट। सो Q1 एंड Q2 दोनों के साइन सेम है अगर, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो अगर प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, एंड माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब आप बताओ इक्वल टू 0 तो नहीं आ सकता, मल्टीप्लीकेशन दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, है ना, बट ऐसा कुछ नहीं दिया हमें क्वेश्चन में। लेस देन 0 कब आता, लेस देन 0 आता अनलाइक के केस में, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तब आंसर आता नेगेटिव, मल्टीप्लाई करने पे तब ऑप्शन बी करेक्ट होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज। कूलम्स लॉ की बात करी है इन्होंने। कूलम्स लॉ में क्या होता है, सबसे पहले आप देखो कूलम्स लॉ होता क्या है। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक का चार्ज है Q1, एक का चार्ज कितना है Q2। ऑलराइट, ये दोनों चार्जेस सेम साइन के भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर ऑपोजिट साइन के भी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है, तो अगर ये तो दोनों सेम साइन के होंगे, मतलब लाइक चार्जेस, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मतलब रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर ये अनलाइक चार्जेस हुए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो चाहे रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे कोई फोर्स तो लगा रहे हैं ना, मतलब रिपेल करने के लिए भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट करने के लिए भी फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस कूलम्ब लॉ से ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई कर दो, Q1 इंटू Q2। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के, है ना, रिवाइज ही कर रहे हो, ये तो आपको याद ही होगा बहुत अच्छे से। अब अगर हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर दो, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपका आंसर यहीं से ही मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फर्स्ट ऑप्शन देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्क्वायर के, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, क्यूब की तो कहीं बात ही नहीं करी है, तो क्यूब वाला ऑप्शन तो कैंसिल ही हो जाएगा, कहीं पे भी नहीं आता क्यूब। प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ये तो सही है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर दिया और डिस्टेंस के लिए भी यूज कर दिया, बट डिस्टेंस के लिए क्या आना चाहिए था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, एंड डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको अगर आगे एक्सपैंड कर दो, सो इन ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, तो इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है, इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये जो k होता है ना, k इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर, एंड कूलम स्क्वायर नीचे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कूलम की पावर -2। ठीक है, एंड ये k को फर्दर हम एक्सपैंड करते हैं, तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्स लॉ बन गया, एंड ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस लाइंस होती हैं, जो पॉजिटिव से निकलती हैं एंड नेगेटिव पे जाती हैं, राइट। अब इन लाइंस पे हर पॉइंट पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं, तो ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ब्रेक नहीं होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नॉट बोला है, ठीक है, ये नहीं पूछा कि कौन सी है, ये पूछा कौन सी नहीं है।
तो फर्स्ट, फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, ये तो सही है कि फील्ड लाइंस क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही बात, क्यों नहीं कर सकती क्रॉस, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेंगी तो मान लो कि ये दो फील्ड लाइन ने क्रॉस कर दिया तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शंस निकल के आएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए two field lines cannot cross each other. Next, field lines start at positive and end at negative. बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है। They form closed loops. Closed loops नहीं बनाती, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये सही आंसर हो गया कि नॉट पूछा है ना, तो ये वाला आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 पिकोकुलम्स एंड +4 पिकोकुलम्स। तो हमारे पास दो बॉल्स हैं और दोनों को, एक को चार्ज दिया है -7 पिकोकुलम एंड दूसरे को कितना दिया है बेटा, +4 पिकोकुलम, ठीक है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल एंड देन सेपरेटेड। तो फाइनल चार्ज हर बॉल पे कितना है, -2 pc। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि मान लो एक बॉल है जिसपे क्या है, चार्ज है कुछ Q, ठीक है, और दूसरी एक बॉल को लेकर आए जिसपे कोई चार्ज नहीं था अभी, और दोनों को क्या कर दिया, कांटेक्ट में रखा, तो अलग कर दिया, ठीक है, कांटेक्ट में रख के सेपरेट कर दिया। तो अब जो चार्ज होगा ना वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, मतलब Q/2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर दो बॉल्स हैं और जैसे इस केस में हमारे पास दो बॉल हैं B1 एंड B2, दोनों पे चार्ज है और तीनों को क्या लाए, कांटेक्ट में लाए ऐसे करके, और फिर उन्हें क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो अब सेपरेट करके हर बॉल पे इक्वल चार्ज आ जाएगा विच इज -2 pc। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस आपको कुछ नहीं लेना, आपको उनका एवरेज लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। तीनों बॉल्स पे जो चार्ज है, मान लेते थर्ड बॉल पे हमारा x चार्ज था, सो Q1 प्लस Q2 प्लस x थर्ड बॉल का अपॉन 3, जितने नंबर है उससे डिवाइड करके, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, -2। तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड बॉल का चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 बॉल्स दी होती, आपको 3 का चार्ज दिया होता, एक का नहीं दिया होता, तो Q1 Q2 Q3 प्लस x अपॉन 4 करते। जितने टोटल है उसको प्लस करो, डिवाइड बाय जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो और इज इक्वल टू टोटल लिख दो। अब यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू पुट करो। Q1 Q2 की क्या वैल्यू थी, -7 और 4, सो -7 प्लस 4 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। इसको लेके जाओ इधर, -3 प्लस x इज इक्वल टू -6, x विल बी -6 प्लस 3 विच इज -3 पिकोकुलम, ठीक है। सो थर्ड बॉल पे कितना चार्ज होगा, ऑप्शन नंबर बी -3 पिकोकुलम्स, करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, ठीक है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज Q तो आपको पता ही है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो करेक्ट आंसर सी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होता है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F। यहाँ पे डाइपोल को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। सबसे पहले तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है बेसिकली एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होते हैं और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उनका साइन अलग होता है, ठीक है, और उनको एक डिस्टेंस 2a पे सेपरेट कर देते हैं, राइट। तो इस डाइपोल की वजह से हम दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं, एक एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ऐसे इसकी एक्सिस पे यहाँ पे लाई करने वाला पॉइंट, और इक्वेटोरियल क्या होता है, ऐसे यहाँ पे। याद होगा आपने डेरिवेशन अगर करी होगी तो। क्यों क्यों ले लिया, ये ले लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एक स्पेशल केस होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं डाइपोल की वजह से। तो एक्सिस पे जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो होती है 2kp अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो होती है k, यहाँ r भी आता है ऊपर, kp अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस में क्या होता है, आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो उस केस में जो हम आर, जो हमारा ए स्क्वायर होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। तो अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एक्सियल पॉइंट के, ये आपको फॉर्मूलाज तो बिल्कुल याद होने चाहिए। सो अगर एक्सियल पॉइंट के उसमें पुट करेंगे शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो हमारे पास 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो तो यहाँ से आर की पावर 4 आ जाएगा, फिर एक पावर से एक पावर कैंसिल होके नीचे क्यूब बचेगा। सो यहाँ पे एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वो वैरी करती है आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए होता है, ध्यान रखना। एक्सियल और इक्वेटोरियल का केस अलग होता है, शॉर्ट डाइपोल में आर क्यूब से वैरी करती है, उसका केस ये है शॉर्ट डाइपोल। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, फोर्स की बात करिए, डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, देखो फोर्स बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है ना। सो यहाँ से एफ बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर 3 के। सो अगर बोला कि अभी आर डिस्टेंस पे एफ फोर्स है, तो अगर डिस्टेंस आर 2r कर दो तो हमारी फोर्स कैसे चेंज जाएगी, तो बस कुछ नहीं करना, रेशियो लेना है। सो अगर एफ पे क्या है, आर डिस्टेंस पे एफ फोर्स है, सो एफ डैश अगर फोर्स होगी किस पे, 2r पे, तो एफ डैश की वैल्यू बस कैलकुलेट करनी है। सो एफ डैश कितना हो जाएगा, अपॉन एफ यहाँ लेंगे। सो इनवर्स रिलेशन है आर क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कर दो 8r क्यूब, डिवाइड कर दो दोनों को बस, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, सो एफ डैश विल बी एफ अपॉन 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको याद रखना था, ये एक्सियल इक्वेटोरियल में अगर फंस गए और शॉर्ट डाइपोल नहीं देखा तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, और शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या कंडीशन होती है ये भी आपको याद होनी चाहिए थी। सो करेक्ट आंसर विल बी f/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉसेस लॉ। बेटा गॉसेस लॉ क्या होता है, ये कहता है दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ना फॉर्मूला में ही इसका आंसर छुपा है, कि फॉर्मूला में ही बोल रहे हैं चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब जितना भी चार्ज उस बॉडी के अंदर है वही चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए काउंट होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई चार्ज काउंट नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं, अगर चार्ज बॉडी के अंदर है तभी वो फ्लक्स के लिए क्या होगा, कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एनक्लोज आता है फॉर्मूला में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, नो। कैसे भी, अगर मान लो यहाँ पे 3 सरफेस दिए हैं, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, ठीक है। इसमें भी चार्ज क्यू है, इसमें भी चार्ज क्यू है, इसमें भी चार्ज क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है कि क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो तीनों में से सेम फ्लक्स जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो सेम है, चार्ज एनक्लोज, ठीक है। इसलिए ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, गॉसेस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ये भी गलत है। The electric field over the Gaussian surface remains continuous at uniform at every point. This is the correct answer. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 न्यूटन, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर आएगा यहाँ पे भी वेक्टर, दिस इज आई कैप। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, एंड हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ अपॉन चार्ज। अब चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसिडर करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू पुट करो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16, चार्ज कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 1.6 से 1.6 कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी -1 इंटू, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो -16 + 19 कितना हो गया 3, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सो आई कैप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था। आगे चलते हैं,
Question number 11. A spherical shell of radius r has a charge q units. The electric field due to shell at point inside and outside. जब हम गॉस लॉ पढ़ते हैं तो गॉस लॉ क्या कहता है? दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ की तीन एप्लीकेशन होती है. एक होती है कंडक्टिंग वायर की वजह से, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से. सेकंड होती है प्लेन शीट एंड थर्ड होता है हमारा शेल और स्फेयर की वजह से. तो यहाँ पे हमें शेल की बात करी हुई है. ठीक है, स्फेरिकल शेल. तो शेल के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं इनसाइड के और आउटसाइड के, वो क्या होते हैं? देखो, ये होगा शेल आपका, ऐसे करके इसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी. तो इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर का जो पॉइंट है यहाँ पे, और आउटसाइड मतलब यहाँ पे किसी पॉइंट पे इस शेल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो इनसाइड में होता है 0. इसकी डेरिवेशन मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाले सारे वीडियोस में करा रखी है, तो अगर आपको डेरिवेशन देखनी है तो आप वो देख लो. अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि डेरिवेशन तो आएगी नहीं आपके पेपर में, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही लर्न करो, यही बेटर होगा. बट अपनी नॉलेज के लिए डेरिवेशन देखनी है तो आप देख सकते हो. तो इनसाइड कितनी होती है? 0. एंड आउटसाइड कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो इनसाइड इज 0 एंड वेरीज आर टू द पावर -1. नहीं, आर की पावर -2 से वैरी करेगी. तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगी, 0 होगी अंदर. तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. डन, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम. देखो, एक पूरी की पूरी बॉडी है, कैसी भी शेप की हो सकती है, उस पे ना चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू. कितना? -2 माइक्रोकूलम. माइक्रो में, एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं? 10 की पावर -6 कूलम. ठीक है. इफ इट हैज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 प्रोटॉन्स. अब इस बॉडी में जो चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और प्रोटॉन की वजह से भी है. मतलब इसमें कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दे रखे हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13. ठीक. देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन द बॉडी हैज. तो हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ध्यान से देखना, टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा? अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इसको Ne को मल्टीप्लाई कर देंगे E से. सिमिलरली एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19. तो टोटल प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Np से. सो Np, तो जब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी पूरी बॉडी का टोटल चार्ज आ जाएगा. सो Np इंटू प्रोटॉन का चार्ज प्लस Ne इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना. तो ये कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? तो सारी वैल्यूज पुट कर दो. -2 इंटू 10 की पावर -6. साइंस का ध्यान रखना है यहाँ पे. Np, ध्यान नीचे लिख देती हूँ, -2 इंटू 10 की पावर -6. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2.5 इंटू 10 की पावर 13. प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19. अगर प्रोटॉन दिया है पॉजिटिव चार्ज ले रहे तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज लेंगे. ठीक है, सो यहाँ यही लगा लो इस इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज. Ne हमें कैलकुलेट करना है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19. ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, नहीं आ रहा तो रहने दो. -2 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है? 2.5 इंटू 10 की पावर 13 माइनस Ne. ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ ले जाओ डिवाइड में. तो -2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19. डेसिमल हटाओ, 10 आएगा ऊपर, काटो इसको, 8 पे कटेगा. ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो. इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -13 माइनस Ne. ठीक है, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड. देखो ध्यान से देखना, पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लो. सो ये है -1/8 इंटू 10 की पावर, ये -6 प्लस 1 कितना हो गया? -5. -19 ऊपर जाएगा तो +19. तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 14. ठीक है, अब 8000 से अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाता है ना.
तो हम यहाँ से 3 पावर ले लेते हैं, इज इक्वल टू में लिख दो 2.5 इंटू 10 की पावर -13 माइनस एनी। ठीक है, तो यहां से क्या करो आप 3 पावर्स ले लो, सो माइनस अपॉन 8 इंटू 10 के बाद 3 पावर लेंगे, यहाँ 11 बचेगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -13 माइनस एनी। आप इसको काटोगे, ठीक है, तो कितने पे जाएगा ये 125, डन। 8 की टेबल में 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो अब क्या करना है हमें, -125 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -13 माइनस एनी। -13 नहीं है ये तो +13 है, +13 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ प्लस आएगा। वाह, ऊपर से प्लस है नीचे आता थे माइनस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, इजी हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 2 डेसिमल है, यहाँ पे 11 है ना पावर, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे भी 13 करनी पड़ेगी हमें पावर, तभी ये ऐड या सब्सट्रैक्ट हो पाएंगे। तो क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, तो हो जाएगा -1.25 इंटू 10 की पावर 13 इज इक्वल टू 2.5 टू 10 की पावर 13 माइनस एनी। एनी निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बस आ गया हमारा आंसर। सो एनी विल बी 2.5 इंटू 10 की पावर 13, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 13। पावर सेम है तो नॉर्मल ऐड हो जाएगा ये। सो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर 13। कैलकुलेशन देख रहे हो तुम? तो ये हमारे आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बस यहाँ पे ये हो गया था कि माइनस ले लिया था, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। ठीक, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी कैलकुलेशन, है ना, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। तो कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा से एक बार इसको करके देख लेना। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है स्मॉल m एंड उसका चार्ज कितना है q। सबसे पहले उसको रेस्ट पे रखा, ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन रिलीज्ड, फिर उसको रिलीज कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी अटेन करी उसने जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया y। तो हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। सो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम में, दैट जो वर्क डन होता है ना वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब इनिशियली तो वो रेस्ट पे था ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी के निकालनी है। सो फोर्स, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसे रिलेटेड होते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज Q। तो यहाँ पे हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, F विल बी Q इंटू ई, यहाँ पे पुट कर दो Q E। एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी अटेन करी है उसने, उसने डिस्टेंस y ट्रेवल किया, तो y, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो करेक्ट आंसर विल बी QEY, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखना, हो सकता है इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाए। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e एंड 2m इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब यहाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें चार्ज जो है उसकी वैल्यू कितनी दी है, चार्ज की वैल्यू दी है 3e एंड मास की वैल्यू कितनी गिवन है, मास इज इक्वल टू 2m। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन पूछा है हमसे, तो सिंपल F इज इक्वल टू ma यूज करेंगे। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का फॉर्मूला बताया। सो यहाँ से F कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो E होता है F अपॉन चार्ज, तो F विल बी Q इंटू E इज इक्वल टू m। यहाँ पे मास लिख लो बेटा, क्योंकि m 2m दिया है ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सो मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास हमें 2m दिया है a एंड चार्ज कितना गिवन है 3e। सो 3e इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू 2m a। सो यहाँ से 2m को नीचे ले जाओ, सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3e कैपिटल E अपॉन 2m।
बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बट आपको बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। देख रहे हो ना, बहुत रॉकेट साइंस कुछ नहीं पूछा जाता है, इजी है, सब कुछ इजी है। आगे एक दो हार्ड क्वेश्चंस करेंगे हम, बट मोस्टली क्वेश्चंस आपको पेपर में इजी ही मिलेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हेन अ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज ब्रॉट नियर वन फेस ऑफ अ मेटल क्यूब। एक क्यूब है हमारे पास, ऑलराइट, ऐसे करके। सो इस क्यूब के एक फेस, इस फेस के साइड पे हम एक चार्ज को लेकर आए माइनस क्यू। तो जब ये माइनस क्यू इसके पास लेके आए, तो जो इसके साइड वाला, मतलब इसके सामने वाला फेस होगा, इस पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पॉजिटिव पार्टिकल को ये अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोई आपसे यही पूछा है, क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, क्या पूरा क्यूब पॉजिटिव चार्ज हो गया? नहीं, इसके चार्ज तो हमने बात ही नहीं करी, है ना। क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, क्यों नेगेटिवली चार्ज होगा? उसमें तो दोनों ही टाइप के चार्ज प्रेजेंट है, बस चार्ज का क्या होगा, डिसलोकेशन होगा। फेस नियर द चार्ज बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द ऑपोजिट फेस बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये बिल्कुल सही है, जो फेस उसके पास है चार्ज के वो पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट वाले में ये दे रखा था कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, विच इज रॉन्ग, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। ये लॉ क्या कहता है, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड ये लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होता है, तो इस चीज को आप याद कर लो, पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। आपको एक फिगर दिया है ए बी सी डी, ठीक है, एक स्क्वायर है, एंड चारों चार्जेस को उसके कॉर्नर पे ऐसे अरेंज किया, ए पे प्लस क्यू, बी पे प्लस टू क्यू, सी पे प्लस क्यू एंड डी पे माइनस टू क्यू। सो हमको फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट सेंटर ओ, तो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है ओ पे, यहाँ पे हमें फोर्स बतानी है। अब ध्यान से सुनना, ये इसमें वैल्यू नहीं पूछा है आपसे, ठीक है, आपसे बस डायरेक्शन पूछा है। देखो ऑप्शन में भी 0 अलोंग बीडी अलोंग एसी परपेंडिकुलर टू ए बी, डायरेक्शन पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा है। सो डायरेक्शन कैसे होती है, अब डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, सी यहाँ इस पॉइंट पे करना है, तो इस प्लस क्यू की वजह से इधर आएगा और इस प्लस क्यू की वजह से इधर आएगा। दोनों का डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसकी वजह से तो 0 आएगा, ठीक है। इस प्लस टू क्यू की वजह से इधर आएगा, क्योंकि इसको रिपेल करेगा। इस माइनस टू क्यू की वजह से कहाँ आएगा, इसकी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करेगा। सो जो नेट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा, वो कहाँ होगा, बीडी, बीडी की डायरेक्शन में होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अलोंग द डायगोनल बीडी। समझ आई? अगर यहाँ पे भी प्लस टू क्यू दिया होता ना तो 0 हो जाता, है ना, या फिर अगर यहाँ माइनस टू क्यू दिया होता तो 0 हो जाता, बट यहाँ पे क्या दिया है, ऑपोजिट साइंस दिए हैं, तो हमेशा याद रखना जब ऑपोजिट साइन दिए होते हैं तब फोर्स 0 नहीं होता। यहाँ पे प्लस क्यू था ना, तो 0 हो गया, यहाँ माइनस क्यू होता तो भी 0 हो जाता, इनकी वजह से। सो नेट फोर्स कहाँ, बीडी की डायरेक्शन में है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, a 10 microcoulomb charge is divided in two parts and placed 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, तो मैं आपको ये कराती हूँ, नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है। देखो 10 माइक्रोकुलम का एक चार्ज है, ठीक है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मान लो एक की वैल्यू क्या थी, क्यू, और दूसरे की वैल्यू आ गई 10 माइनस क्यू, है ना। अगर एक चार्ज क्यू हो गया उसमें से, तो दूसरा क्या हो गया, 10 माइनस क्यू। अब ये नहीं बोला कि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये तो हमें कैलकुलेट करना है कि क्या आएगी वैल्यू, सच दैट, और उनको कितने डिस्टेंस पे रखा, इन दोनों को डिस्टेंस पे रखा 1 सेंटीमीटर, सच दैट इनमें जो फोर्स आएगी ना वो मैक्सिमम आ गई। अब आपने ये पढ़ा होगा 11th या 12th क्लास में, मैथ्स में आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी हमें मैक्सिमा कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं उस क्वांटिटी का और उसको 0 के इक्वल रखते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इनमें फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F विल बी, अच्छा आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, दोनों के चार्जेस कैलकुलेट करने हैं कि कितने होंगे। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 10 माइनस क्यू से दूसरे चार्ज की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो एफ विल बी के, कूलम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज 10 माइनस क्यू,
डिस्टेंस पे रखा 1 सेंटीमीटर, तो कितना 0.01 इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपॉन इसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमा के लिए फॉर मैक्सिमम फोर्स जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो वेरिएबल के टर्म्स में लेते हैं। अब इसमें वेरिएबल क्या है, क्यू है हमारा, तो क्यू के टर्म्स में इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले इसको यहाँ पे एक्सपैंड करके लिख लो, तो एफ क्या आ रहा है हमारा के, क्योंकि चेन रूल लगाएंगे, सो के अपॉन 0.01 का स्क्वायर, ये तो भारी रहेगा, अंदर क्या आ रहा है हमारा 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, के अपॉन 0.01 स्क्वायर, 10 क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के उस पे करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, क्यू स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2 क्यू। अब मैक्सिमा के लिए इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी इधर जाके 0 बन जाएगी, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर जाएगा, सो 10 इज इक्वल टू 2 क्यू, सो क्यू विल बी 5 माइक्रोकूलम। अब एक चार्ज 5 आ गया तो दूसरा चार्ज ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 विच इज 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना था कि मैक्सिमा के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो हमने लेट किया होता है, एंड उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करी है, तो आप ट्राई करके देखो एंड मुझे इसका आंसर जरूर बताना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय ई वेक्टर, क्या दिया है a अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप, b अपॉन वाई क्यूब जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, a अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस b अपॉन वाई क्यूब जे कैप। ठीक है, अब हमसे a और b के एसआई यूनिट पूछे हैं, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपने क्लास 11th में यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ा तो वहां पे क्या देखा कि जो सेम डायमेंशन है ना वही ऐड हो सकती है, राइट। अगर आप मान लो कि 10 मीटर डिस्टेंस है तो उसको 5 मीटर में ही प्लस करोगे ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 मीटर को 5 सेकेंड्स में प्लस करके आप 15 मीटर आंसर ले आओगे, नहीं। जो सेम डायमेंशन की चीजें होती है वही ऐड होके सेम डायमेंशन में कन्वर्ट होती हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर ये दो क्वांटिटीज मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही हैं तो इन इंडिविजुअल की डायमेंशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच होनी चाहिए। ये कहता है हमारा डायमेंशन का जो 11th क्लास में हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस क्वांटिटी की पूरी की डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच होनी चाहिए तो ए और बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ए अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जो पूरी डायमेंशन है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन के इक्वल है। ठीक है, तभी तो ये ऐड होके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। एंड एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल, राइट। अब यहाँ पे ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिट पूछी है आपसे तो डायमेंशन नहीं पूछी, यूनिट पूछी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, और ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट हो जाएगी। अब बी अपॉन वाई क्यूब, इसकी भी जो यूनिट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के, राइट। सो वाई भी क्या है, हमारा डिस्टेंस है, सो बी की जो एसआई यूनिट है वो कितनी हो गई, न्यूटन पर कूलम, और वाई डिस्टेंस है तो मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां से देखो ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर आप देखो तो यहां से ये तो एलिमिनेट कर सकते थे ना, कूलम दिया है पावर 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट में तो माइनस आता है, -1 कूलम पे, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, है ना। तो बचे ये, अब इनमें से देखना था आपको, तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, टू चार्जेस Q एंड 3Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R इन एयर। हमारे पास दो चार्ज हमें गिवन है, फर्स्ट चार्ज है Q और दूसरा चार्ज कितना है 3Q। इन्हें सेपरेट कर रखा है R डिस्टेंस से, एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम चार्ज Q। तो जो चार्ज Q है ना उससे X डिस्टेंस पे
हमने क्या किया, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो उसने बोला कि Q पॉइंट से x डिस्टेंस यहां तक चल लो, मान लो ये x है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, ठीक है, इन दोनों चार्जेस की वजह से। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस पॉइंट P पे इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, है ना, और इस -3Q प्लस 3Q की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, रिपेलिंग नेचर होता है ना। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितनी है बेटा, 0। तो मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो कट के 0 आएगा। तो यहां से देखो E प्लस Q किसके इक्वल होना चाहिए, E प्लस 3Q। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। प्लस Q की वजह से इस पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, K। ये फॉर्मूला यूज करियो, चार्ज कितना है Q अपॉन डिस्टेंस कितना है x, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q की वजह से K, चार्ज कितना है 3Q अपॉन डिस्टेंस। अगर ये पूरा डिस्टेंस r है ना, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को खोलना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में, स्क्वायर को खोलोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इक्वेशन, उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा ट्रिक यूज करो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट लोगे √3 x स्क्वायर का x, ठीक है, इधर से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। बस x की वैल्यू निकाल लो, इसको उधर ले जाओ। r इज इक्वल टू √3x प्लस x कॉमन लो, √3 प्लस 1x, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, सो x विल बी r अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है बेटा। तो कौन सा ऑप्शन है, r अपॉन 1 प्लस √3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, वेरी वेरी गुड। आगे चलें, ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर। क्वेश्चन में हमें एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज दिया है, ठीक है, मतलब ऐसे एक इनफाइनाइट लाइन दिया है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमें डेंसिटी क्या दी है, पॉजिटिव दी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, है ना, उसकी वैल्यू कितनी दी है, 10 की पावर -7 कूलम पर मीटर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स पूछा है एक्टिंग ऑन एन अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, अल्फा पार्टिकल दिया है एट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है इसको कैसे करेंगे। एंड इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, सबसे पहले तो एक जब आपने गॉस लॉ करा उसकी एप्लीकेशन करी, तो उसकी 3 एप्लीकेशन थी। जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की एप्लीकेशन थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, आया था ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा है, फोर्स, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स पे कैसे जंप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पुट कर दो, क्योंकि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो हमें ये नहीं करना होता, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे फोर्स पूछा है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाती है जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होता है, तो चांसेस हैं कि ऐसी कंफ्यूजन हो जाए। तो इसकी वैल्यू पुट करो, सो एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप
क्यों अपनी मेहनत बढ़ा रहे हो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके, पाई की वैल्यू पुट करके, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको लैम्डा से डिवाइड करोगे। सबसे बढ़िया काम ये करो, आपको पता है ना के क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो इसको के बनाओ, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ना, तो 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो ये कितना बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बन गया है ना। अब यहाँ पे ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा के, तो अपने को एफ निकालना है, एफ विल बी क्यू, ये यहाँ पे ये पूरी चीज वन डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगी के, और ये 2 लैम्डा अपॉन आर। आर क्वेश्चन में कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करोगे तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आएगा, ठीक। वैल्यू पुट करो। अच्छा, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्यू की जगह ई पुट नहीं करेंगे, 2 इंटू ई पुट करेंगे, सो 2 इंटू ई इंटू के क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना गिवन था 10 की पावर -7 अपॉन आर, आर कितना है हमारा 4, अभी ये ना 4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब E की वैल्यू पुट कर दो 1.6 वाली, तो यहां से F कितना हो जाएगा, ये देखो ये 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। इसको पुट करो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, अब इसको सॉल्व कर लो, 9 - 7 2, अब ये -2 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स आपका आएगा फोर्स कितना 14.4, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इंटू 10 टू द पावर -15, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्रिक थी इस पे कि एक तो आपको अपनी कैलकुलेशन का टाइम सेव करना है, दूसरा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे फोर्स पूछा है या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो मतलब 7 का 7 ऐसे कर देते, बट फोर्स पूछा है तो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अ चार्ज Q, स्मॉल q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q। देखो, सबसे पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, है ना, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, तो एक एक लाइन करके उसको समझा करो कि एक लाइन में क्या दिया है, बस उसी को ही कॉम्प्रिहेंड किया करो। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, दो चार्जेस दिए हैं, ठीक है, Q एंड Q, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q, एंड अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो स्मॉल q को कहाँ रख दिया, यहाँ पे, है ना, उसके सेंटर पे रख दिया। अब इनका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इनका डिस्टेंस आप 2a मान लो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस a हो गया, ये डिस्टेंस a हो गया, ठीक है। कुछ भी कोई भी डिस्टेंस मान सकते हो आप, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, एंड ना ही उस फॉर्म में आंसर है, तो a तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज इक्वल टू। अब ये तीनों के तीनों चार्जेस कैसे है, कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो हमें स्मॉल q की वैल्यू बतानी है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर यहाँ पे ये वाला चार्ज है Q, दिस चार्ज, तो इस चार्ज पे इन दोनों चार्ज की वजह से फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे इक्विलिब्रियम पे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस चार्ज पे इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही होता है ना, दैट द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0। तो इस चार्ज पे भी इन दोनों चार्ज की वजह से क्या होना चाहिए, 0। तो जब आपको स्मॉल क्यू निकालना होता है ना, तो हमेशा किसी भी साइड वाले चार्ज पे फोर्स निकालो और इसको 0 के इक्वल पुट करो। तो यहाँ पे जो प्लस क्यू है, इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, प्लस क्यू की वजह से, है ना, इस चार्ज पे रिपेल करेगा उसको, एंड कैपिटल क्यू की वजह से भी कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो दोनों की वैल्यूज लिख देंगे। सो जो टोटल फोर्स है इस पे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ए पे वो किस किस की वजह से आ रहा है, एफ सी की वजह से और एफ बी की वजह से। प्लस क्यू लिखा है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब एफ सी की वैल्यू लिख दो। फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हूं मैं, के
फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। कूलम्स लॉ यूज करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। तो एफ सी मतलब अच्छा एफ ए तो जीरो होने वाला है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे तो कोई फोर्स लगने ही नहीं वाली है। तो अब एफ सी की वैल्यू कैसे लिखोगे, वो फॉर्मूला देखो, के फर्स्ट चार्ज कैपिटल क्यू है, सेकेंड चार्ज स्मॉल क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर। समझ आई बात। प्लस बी की वजह से देखो, के फर्स्ट चार्ज कैपिटल क्यू है, सेकेंड चार्ज कैपिटल क्यू है, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a, सो 2a का स्क्वायर। समझ नहीं आया तो दोबारा से देखो कैसे समझाया मैंने आपको। अब यहाँ पे ये जीरो है ना, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4a स्क्वायर। समझ आ गई बात। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बोला था ना जब जो चीज हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती वो हमारे आंसर में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका आंसर ए के टर्म्स में आया तो इट मीन्स वो गलत है, क्योंकि हमें ए का कोई रोल दे ही नहीं रखा था ऊपर, वो तो हमने खुद से लेट किया है ना। हमेशा याद रखना, जब भी आप खुद से कोई चीज लेट कर रहे हो तो वो हमारे फाइनल आंसर में नहीं आनी चाहिए, वो एलिमिनेट हो जानी चाहिए। जैसे ए यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है तो के से के कैंसिल, एक बड़े क्यू से एक बड़ा क्यू यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, तो हमारा स्मॉल क्यू कितना आ रहा है, माइनस को ले जाओगे तो माइनस क्यू बाय 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट से, एंड अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का, क्या कहता है देखो, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव एन इक्वल सरफेस डेंसिटीज 26.4 इंटू 10 टू द पावर -12। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सरफेस डेंसिटी। ठीक है, मतलब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑफ ऑपोजिट साइन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि किसकी वैल्यू गिवन है तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हो। ये देखो यहाँ पे यूनिट किसकी दी है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता तो वो क्या होता है, Q अपॉन L, तो उसकी यूनिट क्या होती, कूलम पर मीटर, है ना। सिग्मा दिया है यहाँ पे तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको रो दिया होता तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर क्यूब। तो अगर कभी क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है कि क्या गिवन है तो यूनिट से आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, सिग्मा ऑफ ऑपोजिट साइंस। अब देखो यहाँ पे दो क्या दी है, पैरेलल थिन मेटल प्लेट्स दी हैं और दोनों पे साइन क्या है, ऑपोजिट। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द मेटल शीट्स, मेटल शीट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैलकुलेट करना है। तो हमें एक मेटल मान लेते हैं, ये एक शीट है, ऑलराइट, दिस इज द सेकंड शीट। इस पे पॉजिटिव साइन है, सब पे ऑपोजिट साइन दिया है तो ऑपोजिट साइन लेंगे। ठीक है, इफ दिस इज पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से तो इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की वजह से, है ना, बाहर की तरफ होगी। एंड नेगेटिव की वजह से कहाँ होगी, वो उसको अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव की वजह से भी इधर ही होगी, ई नेगेटिव, राइट। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पी पॉइंट पे होगी वो किसकी वजह से होगी, पॉजिटिव वाले की वजह से। एंड क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में इसीलिए बीच में प्लस का साइन आएगा, और नेगेटिव की वजह से। अब जो हमारी शीट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन होती है जिसमें हम डेराइव करते हैं कि शीट जो प्लेन शीट होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव की वजह से भी क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी कितना आएगा, नेगेटिव वाले की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आप ये बोलोगे कि मैम इस पे तो नेगेटिव चार्ज है तो हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया। माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी उसकी डायरेक्शन में माइनस साइन को कंसिडर कर लिया है। माइनस साइन लेके ही तो इसकी डायरेक्शन इधर आई है ना, इसीलिए दो दो बार माइनस साइन नहीं लेंगे। डन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ई पी विल बी, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 26.4 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स 3 क्या आएगा। ठीक है, 3
न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डन। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने नहीं करे वो मैं जब इसको अटैच करूंगी डिस्क्रिप्शन में तो आपको डाल के दूंगी, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करो एंड मुझे उसके आंसर भी बताना। अगर नहीं आएंगे समझ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, मुझे बता देना आपको उस क्वेश्चन में डाउट है। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस इज वेरी ट्रू। सो फॉर्मूला बुक रिवाइज करते रहो, अपने नोट्स एंड कॉन्सेप्ट रिवाइज रखो, है ना। अब पढ़ाई पे थोड़ा और ध्यान दो, कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।